बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे झारखंड में कृषि वानिकी प्रणाली के बारे में और सरसों के फसल के बारे में, लेकिन सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्यजीवी सहयोग समिति और उनके सदस्यों को अनुदान पर नाव देने की है योजना। राज्य में कृषि, पशुपालन और मछली पालन के लिए चलाई जा रही है कुल 81 योजनाएं। लत्तेदार सब्जी फसल नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा सुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। झारखंड मत्स्य प्रभाग की ओर से राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समितियों और उनके सदस्यों को नाव उपलब्ध कराने की योजना है। नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें सरकार की ओर से 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जबकि 3,000 रुपये लाभुक को स्वयं व्यय करना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। झारखंड में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल 81 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें कृषि विकास के लिए 24 योजनाएं, पशुपालन विकास के लिए 23 योजनाएं, डेयरी विकास के लिए 15 योजनाएं, मछली पालन के विकास के लिए 11 योजनाएं और सहकारिता विभाग की 8 योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य के किसान इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबद्ध विभाग से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जो किसान फलदार फसल आम की बागवानी कर रहे हैं, वे कम पानी में बेहतर सिंचाई करने के लिए ड्रिप इरिगेशन करें। इसमें आम के पौधों की उम्र और छोटे या बड़े आकार के फल देने वाले प्रभेदों के अनुसार ही पानी की मात्रा तय करें। हम आम की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा नवंबर से जनवरी तक का जो समय होता है, जिसमें हमारा जो पुष्पन होता है, पुष्पन से पहले का समय होता है। इस समय हमें क्या होता है कि जो सिंचाई जल होता है उसे रोक देना चाहिए। अन्यथा हमारा क्या होता है कि ये जो समय हमारा होता है कि इसमें अगर हम सिंचाई जल का प्रयोग करते हैं तो इस समय जो हमारी वानस्पतिक वृद्धि है वो फिर से होने की संभावना बढ़ जाती है। और जबकि ये हमारा जो ऐसा समय होता है जिसमें फ्लावर बड या फ्लावर बड डिफरेंशिएशन का समय होता है, तो इसमें जो हमारी कलिकाएं होती हैं जिससे वानस्पतिक वृद्धि होगी और जिनसे हमारा फूलों का विकास होगा, उसके विभाजन का समय होता है। लत्तेदार सब्जी फसल नेनुआ की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी महीने तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में गर्मा नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया लगाएं। नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। मेड़ बनाकर कतारों में बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 2 से 2.5 मीटर की दूरी रखें। नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती कर रहे हैं, वे निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से ज़्यादा फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, या कार्बेरिल WP दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, झारखंड में कृषि वानिकी प्रणाली के लिए कौन कौन से पौधे, कौन कौन से पेड़ अच्छे होंगे जो झारखंड के परिवेश में ज़्यादा मुनाफे वाले होंगे, इसके बारे में हम आपको फीचर के माध्यम से दिखाएंगे। क्योंकि बहुउद्देशीय अगर आप खेती कर रहे हैं, वहाँ पर कौन से पेड़ लगाएं, कौन से पौधे लगाएं, कौन से फल वाले वृक्ष लगाएं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता हमारा ये फीचर आपको ज़रूर मदद करेगा। आइए देखते हैं। वक्त के साथ साथ खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कई पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बदलकर नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। कृषि वानिकी उनमें से एक है। कृषि वानिकी मृदा प्रबंधन की ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत एक ही भूखंड पर कृषि फसलें एवं बहुउद्देशीय वृक्षों का उत्पादन कर विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। कृषि वानिकी, देखिए, हम लोग जानते हैं कि कृषि अलग होता है जिसमें सिर्फ कृषि फसलें उगाई जाती हैं, और वन जो वानिकी अलग है जिसमें कि सिर्फ वन वृक्षों का उत्पादन होता है, उनकी देखभाल होती है। कृषि वानिकी क्या है? सिर्फ एक ही ज़मीन पे, एक ही खेत पे दोनों का साथ साथ उत्पादन, दोनों के साथ साथ पैदावार, तो ये कृषि वानिकी है। दोनों का संयुक्त उत्पादन, कृषि वानिकी यही है कि हमारे वन वृक्षों के साथ साथ जो काष्ठ के लिए चारा वृक्ष हैं या जो भी वनों से हम लोग उत्पाद प्राप्त करते हैं उनके लिए जो वृक्ष हैं, और जो हमारी कृषि फसलें हैं। कृषि कार्य के साथ साथ उपयोगी वन वृक्षों को किसी भी प्रकार के खेत में किया जा सकता है। किसान भाई खेतों के आसपास आवश्यकता अनुसार फल, काष्ठ अथवा पशु उपयोगी पौधे लगा सकते हैं। ऐसी जमीन जो बंजर है, उन क्षेत्रों में भी कृषि कार्य के साथ साथ अन्य प्रकार के वृक्ष लगा सकते हैं। कृषि वानिकी में देखिए बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अगर इसमें जैसे अगर चारा के लिए बात करें, तो चारा के लिए हमारा ये सुबबुल है, अगस्त है, कचनार है, बकैन है, कटहल है। इस तरह के जो वृक्ष हैं जिसमें कि पौधे, जिनके पत्ते जो है पशु चाव से खाते हैं, उनको काफ़ी पोषक तत्व मिलते हैं, ये हो गए। उसके अलावा जैसे अगर फलों की बात करें तो आम है, लीची है, आंवला है, बेर है, इस तरह के जो है। उसी तरह से अगर मतलब काष्ठ के लिए बात करें तो सागवान है, गम्हार है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मतलब मेडिसिनल प्लांट ट्रीज की बात करें तो नीम है, बकैन है, इस तरह की। तो अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग वृक्ष है हमारे पास, जो कि झारखंड के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। अगर पहले से कृषि का वो ज़मीन है, कृषि के लिए खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें हम लोग वन वृक्षों को समाहित करें, जो हमारे वृक्ष काम के लिए हैं, जो उस क्षेत्र में उपयोगी हैं, किसानों के लिए उपयोगी हैं। और दूसरा है कि यहाँ पर जहाँ पर कि पहले वन वृक्ष लगे हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के कुछ वृक्षों को उसमें से हटा के एक जिससे कि खेती के लायक जगह हो, तो वहाँ पे हम लोग उसमें कृषि फसल कर देते हैं। तो चयन की बात तो ये हो गई। और दूसरा कि अगर जहाँ पे आपकी परती भूमि है, हमारे झारखंड में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर कि मतलब खाली पड़ी हुई है, तो वो सबसे अच्छा है कि उसका हम लोग उपयोग में लाए कृषि वानिकी के लिए। कृषि वानिकी के दौरान लगाए जाने वाले वृक्षों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि लगाए गए कृषि फसलों के साथ बड़े वृक्षों का सही तालमेल हो सके, अन्यथा नमी, पोषण अथवा धूप के लिए होने वाली प्रतियोगिता के कारण कृषि फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। जो वृक्ष हैं और जो हमारे कृषि फसल हैं, तो सबसे पहले उसके लिए देखना है कि कौन कौन सा एक दूसरे से तालमेल बिठा पाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपेटेबल, कौन कौन सा है। तो जैसे अगर नमी की बात करें, जो कंडीशन होता है नमी के लिए बात करें, तो ऐसा हो कि दोनों मतलब नमी एक दूसरे का जो है वो खींचे नहीं,
जो हमारे जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें ऐसी हों जो कि नीचे जाएं, क्योंकि मतलब अगर वो स्प्रेडिंग होंगे तो जो हमारी कृषि फसल लेंगे वो नमी उसको लेगा। इस तरह से है। दूसरा है कि हमारे सनलाइट के लिए होता है, रोशनी के लिए होता है। तो रोशनी के लिए क्या है कि जो वृक्ष हैं उसमें पत्ते कम हों या पत्ते जब कृषि फसल हो तो उसमें उनके पत्ते झड़ जाएं, जिससे कि उनको लाइट ज़्यादा मिले। या फिर जब हम लोग व्यवस्था करें मतलब टहनी को छांटने की, तो उसको वो वृक्ष सह लें। कृषि वानिकी को अपनी आवश्यकता के अनुसार विभक्त किया जा सकता है। कृषि वन पद्धति में बहुउद्देशीय वृक्ष जैसे शीशम, सागवान, नीम, देसी बबूल, यूकोलिप्टस के साथ साथ रिक्त स्थान पर बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया इत्यादि उपजाया जा सकता है। वहीं वन चारागाह पद्धति में बहुउद्देशीय वृक्ष अगस्ती, खेजड़ी, नीम, बकेन के साथ साथ अंजन घास या दलहनी चारा उपजाया जा सकता है। देखिए, जहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है वहाँ पे तो आप जैसे शीशम हो गया, करंज हो गया, मतलब शुरुआत में सागवान भी है, जामुन है, या आपका खेजड़ी जिसको बोलते हैं, बिलाती बबूल है, ये सारी चीज़ें जो कि मतलब इनफर्टाइल लैंड मैंने कंपेटिटिव वहाँ पर भी हो जाए, वहाँ पे शुरुआत में लगाइए। यूकलिप्टस भी मोटा मोटी अच्छा ही करता है वहाँ पे। कुछ बेर है, खैर है, ये सारी चीज़ें, बबूल है, ये सब चीज़ें वहाँ पे लगाइए। बाकी जो कि फर्टाइल ज़मीन है तो वहाँ पे आप कुछ भी लीजिए जो कि फास्ट ग्रोइंग हो। जैसे मैंने अभी नाम बताया वृक्षों का, जैसे उसमें है आपका ये गम्हार ले लीजिए, सबसे अच्छा है यहाँ के लिए। शीशम भी अगर ज़मीन में प्रॉब्लम है शीशम ले लीजिए। सागवान भी आप ज़मीन अड्डे के चारों ओर लगा दीजिए, अड्डे पर लगा दीजिए, बीच में खेत में न दें, जो कि हमारे किसानों के लिए मतलब ज़रूरी है। जैसे महोगनी लगा दिया, आजकल बहुत ही मतलब इसका देखने की बहुत जोर है महोगनी का, बहुत इसमें मतलब जो है किसानों में इनका प्रचलन बढ़ रहा है। तो ये सारी पौधे लगा सकते हैं। जब फल वृक्ष या बहुउद्देशीय वृक्ष बड़े हो जाएं, तो छायादार जगह पर ओल, अदरक, पेचकी इत्यादि जैसी फसलों को उपजाया जा सकता है। बदलते समय के साथ साथ कृषि वानिकी के साथ साथ समेकित कृषि प्रणाली को भी जोड़कर किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जब शुरुआत में जब कि पौधे छोटे छोटे हो तो कोई फसल ले लीजिए आप जो यहाँ पे उपयुक्त हैं। लेकिन जैसे पौधे बड़े होते हैं तो जो छाँव वाली फसलें हैं, जैसे ओल हो गया, अदरक हो गया, पेचकी हो गया, फिर हल्दी हो गया, ये सारी चीज़ें आप नीचे ले सकते हैं हमें से। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह पर्यावरण संरक्षण, भूमि कटाव की रोकथाम, जल संरक्षण तथा चारा, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद इत्यादि की प्राप्ति के लिए भी एक लाभकारी पद्धति है। किसान भाइयों देख रहे हैं खेत जो है वो पूरी तरह से लहलहा रहे हैं और पीले पीले फूल जो है काफ़ी मनमोहक लग रहे हैं। देख के तो ऐसा लगता है कि इस बार फसल बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हर बार उतनी फसल नहीं हो पाती है जितने की अपेक्षा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो देखभाल है वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब पारंपरिक तरीके से हम इसको तो करते आ रहे हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधि से इसकी देखभाल करेंगे सरसों फसल की, तो पैदावार काफ़ी ज़्यादा होगी और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो चलिए नेक काम में देरी नहीं करते हैं, अब इसकी वैज्ञानिक विधि क्या है देख लेते हैं। सरसों एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। ऐसे किसान जिनके खेतों में इस वक्त सरसों की फसल लगी है, वे सिंचाई में अतिरिक्त उर्वरक डालने के संबंध में खास ध्यान दें। सरसों की फसल में 2 कांतिक अवस्थाएं होती हैं जो फूल और फली लगने की अवस्था में होती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में सिंचाई करना आवश्यक है। किसान भाइयों के खेत में सरसों की फसल लहलहा रही है और जो किसान भाई समय से बुआई कर चुके हैं उनके खेतों में अभी जैसे 90 दिन की अवस्था आ रही है, 85 से 90 दिन, तो वो फली लगने का समय है। तो इस समय में वो लोग एक बार अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो ज़रूर एक सिंचाई दे दें, क्योंकि सरसों की फसल में 2 क्रांतिक अवस्थाएं होती है, एक फूल लगने से पहले और दूसरा फली आने के समय में। अगर इस दोनों समय में किसान भाई अगर सिंचाई करते हैं तो उनकी फसल में अच्छी वृद्धि होती है। तो किसान भाई ध्यान दें, उस समय दें। और जो किसान भाई थोड़ा लेट से बुआई किए हैं तो उनके खेतों में अभी फूल लग रहा होगा, तो वो लोग भी इस समय एक सिंचाई कर दें।
सिंचाई के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिक फूल लगने की अवस्था में यायो यूरिया डालने की अनुशंसा करते हैं। इस अवस्था में खरपतवार खेत से निकालकर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में यायो यूरिया डालकर छिड़काव करें, इससे पैदावार अच्छी होगी। प्रयोग से देखा गया है कि एक थायो यूरिया करके केमिकल है, ये रसायन को अगर किसान भाई फूल लगने के समय में और फली बनते समय 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर देते हैं तो करीब 20% तक फसल की उपज में वृद्धि होती है। तो जो किसान भाई लेट से लगाए हैं वो लोग अभी उस फूल लगने का अवस्था में भी ये सिंचाई करने के बाद में खरपतवार निकाल करके ये डाल सकते हैं। तापमान की वृद्धि के साथ इस समय सरसों की फसल पर माहू कीट का आक्रमण होता है। यह हल्के स्लेटी या हरे रंग का कीट होता है जो पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों या फलियों के रस चूसते हैं। इससे बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिक मिथाइल डिमेटोन नामक कीटनाशक के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। यदि कीट का नियंत्रण ना हो तो 15 दिन के अंतराल में अनुशंसित मात्रा में दवा का पुनः इस्तेमाल करें। जब तापमान बढ़ रही है और साथ में जो वायु में आर्द्रता है तो ऐसी अवस्था में वो माहू बोलते हैं, जो लाही, उसके पड़ने का ज़्यादा ये रहता है। और ये ऐसे कीड़े जो भी कोमल पत्तियां हैं या उसके तने हैं या फूल वाले भाग को भी वो पूरे चूस लेते हैं रस को, और जिससे पौधों का वृद्धि ठीक से नहीं हो पाता है और वृद्धि नहीं होता है तो फसल में उतने अच्छी तरह से फलियां नहीं लगेंगी और उनका उपज भी कम होगा। तो इससे बचाने के लिए किसान भाई मिथाइल डिमेटोन करके एक दवा है, उसको 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अगर फिर भी नहीं छूट रहा है, वो कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो और 15 दिन के अंतराल पर और एक बार इस दवा को रिपीट करें तो ज़रूर इस कीड़े से उनका छुटकारा होगा और फसल अच्छी होगी। माहू कीट का प्रकोप दिसंबर से मार्च तक रहता है। यदि माहू कीट के आक्रमण की संभावना दिखे तो कीट प्रबंधन पहले से ही करें। इसके अलावा ध्यान रहे कि सिंचाई अथवा यायो यूरिया का छिड़काव फूल आने से पहले ही करें। कीटनाशकों के छिड़काव में ध्यान रखें कि इससे मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये तो हुआ जैसे कि एक बार जो फूल आने के समय में और फली लगने के समय में थायो यूरिया का प्रयोग करना है जिससे उपज में वृद्धि होगी। फिर उस समय सिंचाई भी करना है और एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर फूल लगा हुआ है जब उस समय में भी फूल के समय में सिंचाई नहीं करना है, फूल आने से पहले करना है। यदि फूल के समय में करते हैं तो बहुत बार देखा गया कि फूल झड़ने लगते हैं और फूल झड़ेंगे तो उसके फली भी कम बनेगी और उपज कम होगा। तो फूल आने के पहले जब बनना शुरू होता है उस समय डालें और जब 50% फूलों में जब फलियां बनने लगे उस समय सिंचाई देंगे। सरसों की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं जिनमें ऑल्टरनेरिया, पत्ती झुलसा रोग, सफ़ेद कीट रोग, चुड़निल, आसिता रोग प्रमुख है। रोग की पहचान कर वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार इसका उपचार करें। किसान भाई पत्ता के पीछे उलट करके देखें, निचली सतह में सफ़ेद सफ़ेद फफोला जैसे होता है, तो इससे बचने के लिए रीडोमिल नामक एक दवा है, उससे छिड़काव करें क्योंकि ये बीमारी से भी पौधों का जो बढ़वार है वो रुक जाता है और उपज में असर पड़ता है। तो रीडोमिल दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि 1 हेक्टेयर खेत में करीब 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो किसान का चाल और वो उसका जो नोजल है उसको देखते हुए तो 500 से 600 लीटर पानी ज़रूरत पड़ता है 1 हेक्टेयर में। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं, तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग करना चाहिए। तत्पश्चात भंडारण करना चाहिए, इससे फसल नष्ट नहीं होती है। इससे सावधानी तो वही फसल काटने के समय में ध्यान देना है कि जब हल्का सुनहला रंग का होने लगे फली उसी समय फसल का कटाई करें, क्योंकि फिर वो देखते रहना है। अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर उससे ज़्यादा सूख जाते हैं और फसलों का वो जो झड़ने का शुरू हो जाता है वो प्रक्रिया, तो उसमें उनका उपज में बहुत ज़्यादा ह्रास होता है।
तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। वैज्ञानिक ढंग से सरसों की खेती कर अच्छी पैदावार और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। तो देखा किसान भाई बहनों कि कितना आसान है और कितना सरल है। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और हमारे विशेषज्ञों द्वारा बताए गए बात को अगर आप मानते हैं तो आपकी पैदावार काफ़ी बढ़ जाएगी। फिलहाल हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि आपकी पैदावार बढ़े, आपका मुनाफा बढ़े। फिलहाल अब हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके ख़तों का इंतज़ार। लेकिन जाते जाते ये बता दें कि आप हमें YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं, उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बार बार दे सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।